नमस्कार। कर्म विवेक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। नागपुर के कुख्यात भूमाफिया दिलीप ग्वालवंशी और उसके साथियों के खिलाफ ठगी का शिकार हुए किसानों और बुजुर्गों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द बयां किया है। पीड़ितों का आरोप है कि ग्वालवंशी ने जमीन के बंटवारे का झांसा देकर धोखाधड़ी से करीब 19 एकड़ बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली। इसमें सौराधाभाई ठाकरे की 12.50 एकड़ और रुखमाबाई वैद्य की 6.50 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि रजिस्ट्री के दौरान दबाव बनाने के लिए मासूम बच्चों तक का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में कलमेश्वर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420, 406, 506 समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ितों ने बताया कि दिलीप ग्वालवंशी पर वर्तमान में 37 से 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हाल ही में गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एट्रोसिटी का मामला भी शामिल है। 2017 में एसआईटी की जांच के बावजूद पीड़ितों को उनकी जमीन वापस नहीं मिली है। पीड़ितों ने सरकार से मांग की है कि ग्वालवंशी पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाए और एक एसआईटी गठित कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। राम सोलंकी ने अपील की है कि ग्वालवंशी से पीड़ित अन्य लोग भी न्याय के लिए आगे आए और उनसे संपर्क करें। मेरा नाम राम सोलंकी है। मैं पिछले कुछ दिनों से भूमाफिया दिलीप ग्वालवंशी वो ग्वालवंशी फैमिली के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये जो लोग हैं ये कैसे पीड़ित लोगों की ज़मीन खुद के नाम से ट्रांसफ़र करते हैं और उनको उनके प्रॉपर्टी से बेदखल कराते हैं। तो आज अपने पास में आए हुए कलमेश्वर से वैद्य फैमिली और ठाकरे फैमिली, इनकी ज़मीन 12.5 एकड़ थी ठाकरे फैमिली की और इनकी 6.5 एकड़। इन दोनों फैमिली को इसलिए बुलाया गया था रजिस्टर ऑफिस कि हम तुम्हारे ज़मीन का वाटनी पत्र करके देते हैं। लेकिन इनको ये जब वहाँ पे वाटनी पत्र के लिए जाते हैं तो इनको धमकाया जाता है कि तुम चुपचाप रजिस्ट्री करो, अन्यथा तुमको यहाँ से हम जाने नहीं देंगे, तुमको हम मार डालेंगे। तो ये तो अपनी जान की परवाह करते समय सेल्डिट तो लगा देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं या सीपी साहब के पास में जाते हैं या एसपी साहब के पास में जाते हैं तो इनको सिर्फ एक नाम स्वरूप एक एफआईआर मिलती है कि आपके साथ में जो हुआ है उसके लिए ये एफआईआर हो जाती है। इस वजह से अभी तक ग्वालवंशी पे 37-38 केसेस दाखिल हो चुकी है और उसका अभी भी जो है पिछले कुछ सालों से वो 2017 से 2024 तक वो मकोका अंतर्गत अंदर था। अभी 24 से जैसा भी बाहर आया उसने फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया हुआ है। 6 महीने में उसके नाम से अभी तक 6 से 7 एफआईआर दाखिल हो चुकी है। अभी परसों के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वाड़मे फैमिली के लिए, तो उस समय भी एफआईआर हो नहीं रही थी, लेकिन प्रेस आपके माध्यम से हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी परसों के दिन, उस वजह से उनके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है। लेकिन फिर भी जैसे चाहिए वैसे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और जो ये भूमाफिया दिलीप ग्वालवंशी है या ग्वालवंशी फैमिली है, उसमें वाड़वे के इसमें तो प्रेम ग्वालवंशी भी था, उसने भी ज़मीन हथियाई है। इतना सब होने के बाद में आज भी उन्होंने अपना पोजीशन छोड़े नहीं है। इनकी एफआईआर जो 2017 में हुई थी, अभी तक इनकी ज़मीन उसने इनको वापस नहीं किया हुआ है। अभी जनवरी महीने में 140 नंबर की एफआईआर वैद्य ठाकरे फैमिली से हुई। इनकी भी सिर्फ एफआईआर ही हुई और नाम मात्र के लिए वो 1 घंटे के लिए अंदर गया और छूट के वापस आ गया। छूटने के बाद में उसका कहना यही है कि मैं तो तुम्हारी ज़मीन देता नहीं, मेरा कोई कुछ बाल बाका कर सकता नहीं। तो मेरा प्रशासन से यही बोलना है आपके माध्यम से कि इतनी एफआईआर होने के बावजूद भी उस पर एसआईटी अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं होती या क्यों नहीं कर सकते। एक साधारण आदमी जो कुछ लूटपाट करता है या चोरी करता है उसको तो आप सालों साल जेल के अंदर से बाहर नहीं निकलने देते, और ये तो सर्टिफाइड क्रिमिनल हो गया है ग्वालवंशी, जो 37 से 38 उसके ऊपर में केसेस है। तो उसको आप बाहर क्यों रखते हो? आप उसको अंदर क्यों नहीं डाल सकते? आप उस पर फिर से मकोका क्यों नहीं लगा सकते? यही सवाल मुझे आपके मार्फत प्रशासन को पूछना है, क्योंकि प्रशासन हमारे बारे में तो ध्यान देता ही नहीं। हमको जो है उन्होंने प्रशासन ने हमको एक हल्का बना के रखे हुए कि जब भी हम कंप्लेंट देने के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और सिर्फ एफआईआर पे एफआईआर देते जाते हैं, जिस वजह से वो 2 दिन या 4 दिन या 8 दिन में बहुत ज़्यादा हो गया तो छूट के वापस आ जाते हैं। जो वाड़वे फैमिली के बारे में जो 2 दिन पहले एफआईआर हुई उसके बाद में भी इनको धमकाना शुरू ही है। ये वाड़वे फैमिली के नाती है और उससे भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इनको रोका गया था, लेकिन ये नहीं रुके। तो इनके मार्फत इन पे ही एक एनआईटी के थ्रू इनको लेटर भेजा गया कि आपका जो एक कच्चा कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ दो। ये एनआईटी से इनको नोटिस मिला हुआ है।
अभी ये अपने घर पे रहेंगे तो कामकाज तो करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है उसका विपरीत फिर से काम करना शुरू कर दिया है। आज इनको एनआईटी से इनका घर तोड़ने के लिए नोटिस आया हुआ है। अभी ये जो वाडवे फैमिली जाएंगी तो जाएंगी कहाँ पे? उस पर अगर हम एक्शन लेते हैं तो इसी प्रकार वो कार्रवाई करता है, धमकी देना, मारना, काटना, हरासमेंट करना, और उसके बाद में ये सीधा सीधा भी इनका घर और इनका दुकान तोड़ने का उन्होंने नोटिस भेज दिया है। तो ये जो है ये वो क्रिमिनल कर रहा है। क्रिमिनल को तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है प्रशासन से। प्रशासन कब तक इसको बचाना चाहती है? प्रशासन इसको अंदर क्यों नहीं डालती? आपके माध्यम से मुझे यही पूछना है। और कमिश्नर साहब के पास में जाते हैं हम, तो हमको वहाँ पे समय नहीं देते। 2 दिन में आओ, 4 दिन में आओ, 8 दिन में आओ। मैं तो प्रूफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमिश्नर साहब भी उस पर एक्शन नहीं ले पाते। अभी हमने कुछ दिन पहले पिछले साल मुख्यमंत्री साहब से मिले थे। मकोका की कार्रवाई के लिए हमने उनको एक लेटर भी दिया था, लेकिन उसका जवाब हमको ये आया है कि आपके कंप्लेंट पे हमने 2 FIR कर दिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, और उसकी चौकसी शुरू है। तो ये चल क्या रहा है? गोलवंशी और पोजीशन पे पोजीशन लगाते जा रहा है, करते जा रहा है, गरीब लोगों को बेदखल करते जा रहा है। आज इनके पास में ना इनके पति है, ना इनका लड़का है। ये खुद ही वो ज़मीन पे ज़मीन जोतते हैं और अपना रोजी रोटी का साधन करते हैं, तो इनको ज़मीन पे भी नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस के ऊपर में कोई दबाव है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल लीडर का आपके एरिया में जहाँ पे ये घटनाएं हो रही है, उनको बचाने के लिए? उनके घर में ही बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है। बीजेपी का साथ ही है, बीजेपी का कार्यकर्ता का साथ बराबर है, लेकिन वो कार्य करता है। अगर वो कुछ बड़े, अगर ये कुछ बड़े ओहदे पे रहते तो नहीं होता था, लेकिन उनको तो आमदार, खासदार, मंत्री ये सब सपोर्ट ही कर रहे हैं ना। इसी वजह से तो उस पर कड़क कार्रवाई नहीं हो रही है। और सीपी साहब हमको इसके बारे में कुछ बता नहीं सक रहे। हां, माझ्या जो आल्यामुळे मी यांचा आवाज वरती उचलत आहे, मी प्रत्येकाला प्रश्न उचलत आहे। तर म्हणून आता त्यांनी काय केलेलं आहे की आता यांचं काय टिनाचं शेड आहे आणि एक 4 इंचीची 7-8 फुटाची भिंत आहे, तेवढेही आता त्या व्यक्तीला हॅरॅसमेंट करायचं, कसं करायचं ते अशा पद्धतीने करतोय। अतिक्रमण नाही आहे, ते स्वतःच्या जे तिथे गॅरेज आहे किंवा मटेरियलचं जे सामान आहे त्याचं जे तुम्ही लावलेलं आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्ही त्याचं लायसन आणून द्या आणि तुम्ही कन्स्ट्रक्शनची परमिशन घेतली आहे का हे आम्हाला आणून द्या। आता जर व्यक्ती घरूनच जर काम नाही करणार तर मग करणार काय? रजिस्ट्री आपण कुठे हे लावायसाठी कुठल्या रजिस्टर ऑफिसमध्ये बोलवून राहिले काही आणि यांना जे आहे यांना कळमेश्वरला बोलवलं होतं, कारण की यांचं राहणं कळमेश्वरला असल्यामुळे। आणि त्यावेळेस कसं होतं, अच्छा ही जी गोष्ट आहे ही झालेली आहे 2002 आणि 2005 मध्ये, पण हे ज्यावेळेस मला आता भेटले तर यांच्यासोबत मी पाठपुरावा करतोय म्हणून यांची FIR आता 2026ला झाली जानेवारी महिन्यात। तोपर्यंत यांच्या डॉक्युमेंट्सवरती कोणीच लक्ष देत नव्हतं। आणि तिकडनं त्याचं म्हणणं असं आहे गोलवंशीचं की हे 20 वर्ष 22 वर्षापासून का झोपले होते का? पण ज्यावेळेस तो बाहेर होता 2017पर्यंत, त्यावेळेस त्याचा आतंक भरपूर होता, त्यामुळे त्याच्या नावाने कोणी पण कंप्लेंट दाखल करायला भीत होतं, त्यामुळे त्यावेळेस करू नाही शकले। आज यांना कुठून तरी माहिती पडलं की नाही मी हा आवाज उचललेला आहे गरिबांसाठी, म्हणून आज हे माझ्याजवळ येऊन जोडलेले आहेत। इतर में गोलवंशी फैमिली, एक्चुअली गोलवंशी का कहना ही ऐसा है कि मेरा नेताजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। नेताजी सोसाइटी जो है ये दीपक दुबे की है, लेकिन मैं आने वाले 2 दिन में, यानी कल भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है गोलवंशी पे ही, उसके कुछ और पीड़ित है, और 2 दिन के बाद में मैं खुद लूँगा और उसका खुलासा करूँगा कि नेताजी सोसाइटी जो है ये गोलवंशी की ही है। उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में आ गए, कुछ और आना बाकी है। तो इस वजह से ये सोसाइटी बनाते हैं, जैसे उन्होंने ओपन कर दिए तो उसके बाद में ये सोसाइटी में सची हुए ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते, और ये लोगों को प्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं और खुद उस ज़मीन पे अपने 4 से 5 गुंडे बैठालते हैं। जिन लोगों ने प्लॉट लिए हुए उनको भी वहाँ पे मकान नहीं बनाने देते। आए हुए वाड़वे के इसमें जो है प्रेम गोलवंशी, और भी शुरू है इंक्वायरी या कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद में। आप बताना नहीं चाहते, दूसरी प्रेस में बताएंगे, ऐसा कुछ है? जी हाँ, जी हाँ।
क्योंकि मैं जो भी है डॉक्यूमेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स ही बात करूँगा, मैं हवे की बात नहीं करूँगा। रेम गवर्नमेंट जो है उसने कुछ जमीन किराए पे ली है क्या? उसने कभी बोलता है वो कि मैंने वाड़वे फैमिली से ज़मीन किराए पे लिया हुआ है, लेकिन जब खुद वाड़वे फैमिली ही कंप्लेंट डालती है तो उनको धमकाया जाता है, उनको जातिवाद से गालियाँ दी जाती है। ऐसा क्यों? कोर्ट में बोलते हैं, पेपर लगाते हैं कि हमने वाड़वे फैमिली से ये किराए पे ली है, ठीक है, तो उसका कागज़ दिखाना चाहिए। फैमिली को बोलने दीजिए ना, कहाँ है? वाड़वे फैमिली, हाँ ये है। अभी फ़िलहाल मेरे पास में 8 से 9 लोग आए हुए हैं। अभी कुछ लोगों के फ़ोन अभी सुबह भी आए, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में उनको भी मैं कल या परसों के दिन बुलाने वाला हूँ। कितने लोगों ने एफआईआर की है? अभी तक 6 महीने में 4 एफआईआर हो चुकी है। आज और कल में और 1-2 एफआईआर होंगी। वैसा देखा जाए तो सिर्फ 420 का गुना जो दाखिल हुआ है, इस पर 461, 467, 468, 471 ये भी कलम दाखिल होना चाहिए। ये नहीं हुई है, सिर्फ 420 और 506। इसमें जो लेडीज़ का नाम ताई है, उसके डॉक्यूमेंट्स में भी नाम जो है दूसरा है, लेकिन ताई करके जो सिग्नेचर करी है उसका नाम कुछ और ही है। तो ऐसे कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहाँ पे बनाए हुए हैं और वो सेल्डिट पे है। में 2017 तक था, फिर 17 में जैसे ये अंदर 17 में था या 17 से लिया? कुछ ज़मीनों का तो पोजीशन, ये कैसे क्रिमिनल लोग हैं। अभी इसमें आपने पर्टिकुलर कोई केसेस दिए हैं? हाँ हाँ ठाकरे की दिए हैं, वाइफ के दिए हुए हैं। हाँ तो 12.5 एकड़ की जो जमीन है हाँ। ठाकरे जी की, तो वो उनका पोजीशन अभी किसके पास में है उस जमीन? और उसमें से 4 एकड़ का पोजीशन अभी उनके ठाकरे के जो भाई है वैद्य, उनके पास में है। बाकी ज़मीनों का पोजीशन नामदेव वैद्य, जो इनका एक क्रिमिनल भाई है, किसका? इनका पांडुरंग वैद्य का भाई है नामदेव वैद्य, उसका नाम भी मैंने प्रेस नोट में लिखा हुआ है। और इनकी जो प्रॉपर्टी हथियाने में दिलीप गोलवंशी को जिसने मदद किया हुआ है, उसका नाम नामदेव वैद्य ही है। नामदेव वैद्य को डायरेक्ट इनसे प्रॉपर्टी मिल नहीं रही थी, इसलिए उसने गोलवंशी के थ्रू एक सापड़ा रचा और उसके अंतर्गत पूरी प्रॉपर्टी हथिया लिया। तो 12.5 में से 4 एकड़ इनके पास में, हाँ, बाकी जो 8 एकड़ है, 8.5 साढ़े एक वो गोलवंशी के हद में है। गोलवंशी के उस ज़मीन पे कोई जा भी नहीं सकता। एफआईआर भी दाखिल हुई तो भी जा नहीं सकता। आज इनकी उम्र 65-70 साल है। ये जब उनके ज़मीन पे, खुद की ज़मीन पे जाते हैं तो इनको 2 बार वहाँ से मार के भगाया गया। आज ना इनकी जान है ना ये जवान है। अगर इनको कहीं पे कुछ लग जाता या कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन रहता? और ये कंप्लेंट डालने के लिए गए तो सिर्फ इनको एक एनसी रिपोर्ट दिया गया, 506 धमकी की। 7/12 पे गोलवंशी ने नाम चढ़ा लिया, कब्जा भी उनके पास में। हाँ, एफआईआर हो गई है, बट एफआईआर क्या बदौलत कम से कम पुलिस ने इनको सहायता तो करना चाहिए कि इनको इनका पोजीशन दिलाना चाहिए। अब एफआईआर हुई है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा था, तभी प्रशासन ने एफआईआर करके दिया। अगर उसमें कुछ भी अगर गलती नहीं रहती तो प्रशासन भी हाथ खड़े कर लेता था। तो मेरा कहना यही है कि जब एफआईआर हुई है, आपने इंक्वायरी की तभी एफआईआर हुई, तो थोड़ी सी मदद इन गरीबों को भी प्रशासन ने करना चाहिए। जिसमें 6 लोगों के नाम हैं और उसमें एक आदमी का नाम कैलाश है, या जैसे मैंने बताया कि ताई करके है, उसका आधार कार्ड दूसरे नाम से है। तो ऐसा फेरफार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती है, अगर मेरा नाम राम है और मैं श्याम के नाम से वहाँ पे सिग्नेचर करूँगा तो मेरा फेरफार नहीं होगा। तो ये गोलवंशी ने कैसे किया ये सब पूरे फेरफार? तो प्रशासन ने सिर्फ गोलवंशी को ही उसमें आरोपी बनाया है, बाकी आरआई जो रहता मंडल अधिकारी, उसका भी नाम क्यों नहीं लिया? या पटवारी ने जो फेरफार करा है उसका भी नाम क्यों नहीं डाला उसमें? वो एफआईआर में तो उनका भी नाम आना चाहिए। दिए हैं कि ये प्रशासन के मार्फत ही जो गलत हुआ है, आप इसको थोड़ा सा देख के इंक्वायरी करके, अब इंक्वायरी होती है तो हर चीज़ की होती है, तो फ्रॉड में जो आया है तो उसमें कुछ ना कुछ गलत था। मेरे हिसाब से तो जो जैसे पटवारी है, आरआई है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। कम से कम उनको बुलाइए तो। रजिस्ट्रार उस समय के, हाँ रजिस्ट्रार भी आरोपी बनते हैं। रजिस्ट्रार तो आज के ऐसे हैं कि जो पेपर ही नहीं चेक करते और रजिस्ट्री लगा के दिए जा रहे हैं। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते रहिए कर्मा विवेक। नमस्कार।